सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम हमारे आनुवांशिक की अर्थात जेनेटिक्स लेसन को आज आगे जारी रखते हुए हमारे दूसरे पार्ट को शुरू कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम आज शेष बची जो आनुवांशिक की शब्दावली थी उनको शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा का हमारा पहला टॉपिक जीन प्रारूप होगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या होते हैं? देखिए कि किसी सजीव की जो आनुवांशिक की रचनाओं को जीन प्रारूप कहा जाता है। तो आप लिखो, किसी सजीव की आनुवांशिक की रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। अगर आप जीन प्रारूप का इंग्लिश रूपांतरण देखें तो जीन प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अब अगर आप इस जीनोटाइप का अगर उदाहरण देखना चाहें तो देखिए, एक नाम पढ़ा था आपने समयुग्मजी और दूसरा नाम पढ़ा था विषमयुग्मजी पढ़ा था। तो समयुग्मजी में क्या होता था कि जो नियंत्रित करने वाले जो जीन है वो दोनों समविकल्पी यानी कि शुद्ध, उसको कह सकते हैं आप डबल कैपिटल टी या शुद्ध। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो अशुद्ध विषमयुग्मजी यानी कि टी या टी, आप इसको अशुद्ध विषमयुग्मजी कह सकते हैं। यानी कि ये जो दो उदाहरण है वो किसके होते हैं? जीन प्रारूप के। अब अगर हम अगले बिंदु के बारे में बात करें तो आप अगली हेडिंग लगाइए, प्रभावी लक्षण। कौन सा? प्रभावी लक्षण। अगर प्रभावी लक्षण के बारे में हम बात करें या प्रभावी लक्षण की परिभाषा को समझे तो ये होती क्या है? देखिए कि वह लक्षण लिखना है आपको, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी से, किससे? F1 पीढ़ी से। F1 पीढ़ी क्या होती? देखिए, जो जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को, यानी कि जब लैंगिक जनन होता है और संकरण के माध्यम ये जो जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम, यानी कि जो प्रथम प्राप्त पीढ़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? F1। क्या कहा जाता है? F1। तो लिखिए आप कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। अर्थात क्या कि जो लक्षण खुद को क्या कर लेते हैं? F1 पीढ़ी से अपने आप को प्रकट कर लेते हैं या अभिव्यक्त कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रभावी लक्षण। अब अगर दूसरे बिंदु के बारे में बात की जाए तो हम देखते हैं अप्रभावी लक्षण। कौन सा? अप्रभावी लक्षण। तो आप हेडिंग लगाइए, अप्रभावी लक्षण। क्या? अप्रभावी लक्षण। अगर अप्रभावी लक्षण के बारे में हम बात करें तो जो लक्षण क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण के विपरीत होते हैं। अर्थात वह लक्षण जो F1 पीढ़ी से स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण, या आप इनको कह सकते हैं रिसीव्स कैरेक्टर्स। ठीक है, लिखिए आप, वह लक्षण
जो स्वयं को F1PD से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब अगर हम अगले बिंदु के बारे में बात करें तो आप हेडिंग लगाइए एक संकर संकरण। एक संकर संकरण। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, MONOHYBRID, मोनोहाइब्रिड क्रॉस CROSS। अब अगर इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में या एक संकर क्रॉस के बारे में बात की जाए तो इसमें होता क्या है, जिसमें एक ही लक्षण का, यानी कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। किसका? एक लक्षण की वंशागति का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एक संकर संकरण। तो लिखिए आप इसमें वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। एक संकर संकरण कहा जाता है। अब अगर अगले संकरण के बारे में बात की जाए तो आप हेडिंग लगाइए द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। अगर द्विसंकर संकरण के बारे में बात करें या आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, DIHYBRID, डी हाइब्रिड संकर, यानी कि वह संकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात एक संकर संकरण में तो एक लक्षण का और द्विसंकर में क्या हो जाएंगे? दो। तो लिखिए कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब इसका तीसरा बिंदु आता है, हेडिंग लगाइए आप त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण। अब अगर हम त्रिसंकर संकरण की बात करें तो इसमें हो जाएंगे 3 लक्षण। कितने लक्षण हो जाएंगे? 3 लक्षण। अर्थात आप लिखिए कि वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और अब संकरण का लास्ट संकरण है बहुसंकर संकरण। अब बहुसंकर का बहु का मतलब होता है बहुत सारे। अर्थात लिखिए आप वे संकरण जिसमें कई अन्य लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहा जाता है। शब्दावली का अगली परिभाषा, हेडिंग लगाइए परीक्षण संकरण।
प्रेक्षण संकरण। अगर आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। स्पेलिंग लिख लीजिए TEST टेस्ट क्रॉस CROSS या प्रेक्षण संकरण। अब अगर आप इसकी परिभाषा समझें तो इसमें क्या होता है कि जो F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले प्रारूप क्या किसे किया जाता है कि जो F1PD है यानी कि जनक संतति से प्राप्त प्रथम पीढ़ी है उससे अगर अप्रभावी लक्षण का यानी कि जो अप्रभावी लक्षण प्रारूप है उस वाले जनक के साथ किया जाता है तो वह कहलाता है आपका प्रेक्षण संकरण कहलाता है। अर्थात F1PD का संकरण किसके साथ किया जाता है अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ। ठीक है, लिखिए वे संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है वह प्रेक्षण संकरण कहलाता है। प्रेक्षण संकरण कहलाता है। अगली एडिंग लगाइए आप व्युत्क्रम संकरण। क्या लगाइए व्युत्क्रम संकरण। आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए, फिर आपको इंग्लिश स्पेलिंग बता दूंगा, लिख लेना व्युत्क्रम संकरण। अगर इंग्लिश में आप इसकी स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो लिखिए RECIPROCAL क्रॉस की लिख लीजिए CROSS। अब इसमें क्या होता है देखिए आप कि संकरण जिसमें कोई ए पादप है। क्या है ए पादप? यह रहा आपका ए पादप। पूरा पेज नया कर लेते हैं। यह रहा आपका ए पादप। अब अगर इस ए पादप जो क्या है शुद्ध लंबा, क्या है शुद्ध लंबा को नर, यानी कि यह है आपका पादप एक, इसको नर, ये रहा आपका नर या आप कह सकते हैं मेल। अब इसके साथ एक पादप लेते हैं बी। ये रहा आपका पादप बी जो कि अशुद्ध है या आप कह सकते हैं बौना है। इसको लेते हैं मादा जनक के रूप में। किसके रूप में? मादा जनक के रूप। अब इन दोनों को अगर एक को नरक जनक के रूप में तथा एक को मादा जनक के रूप में जब आपने प्रयुक्त किया है, अब इनका जो संकरण होता है, क्या होता है संकरण। पेज चेंज करते हैं, देखिए ये तो था अपना कौन सा क्रॉस, पहला क्रॉस, यानी कि दो भागों में मैं डिवाइड कर देता हूं इनको। ये लीजिए, ये है आपका ए पादप जो क्या है शुद्ध लंबा और क्या है नर। अब यहां पर मैं एक और लिख देता हूं, यह है बी पादप, अशुद्ध बौना है और मादा है, यानी कि ए पादप को और बी पादप को व्यक्त कर दिया इनको। अब दूसरा क्रॉस, ये कौन सा था फर्स्ट क्रॉस, ये है अपना सेकंड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? सेकंड क्रॉस। अब अगर हम सेकंड क्रॉस के बारे में बात करें तो देखिए इसमें एक पादप लेते हैं ए पादप। क्या कर लेते हैं? ए पादप। ये जो ए पादप है वो आपका शुद्ध लंबा है। क्या है? शुद्ध लंबा है
और इसको आप किस में ले लो, मादा, किस में, मादा जनक के रूप में। और जो बी है वो अशुद्ध बोना है, और इसको किसके रूप में ले लो, नर जनक के रूप में। किस जनक के रूप में, नर जनक के रूप में। अब ये कौन सा क्रॉस था, संकरण था, द्वितीय संकरण, और ये पहला संकरण। यानी कि आप इसमें देखिए टेबल में कि जो ए पादप है वो फर्स्ट क्रॉस में तो क्या था, नर था, और दूसरे क्रॉस में क्या बन गया, मादा जनक बन गया। जबकि जो पहले मादा जनक था वो दूसरे संकरण में क्या बन गया, नर जनक बन गया। तो ये जो जिसके रूप में प्रयुक्त किया गया है ये आपका कहलाता है व्युत्क्रम क्रॉस। तो आप लिखिए इसमें परिभाषा कि वह क्रॉस जिसमें ए पादप, कोष्टक में लिख लेना कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा, को नर व बी पादप, कोष्टक में लिख लेना स्मॉल टी यानी कि अशुद्ध बोना, को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे क्रॉस में ए पादप को मादा व बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे व्युत्क्रम क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। अब अगले हेडिंग लगाइए आप, जनक पीढ़ी, या आप उसको कह सकते हैं पेरेंटल जनरेशन। मैं स्पेलिंग बोल दूंगा, आप लिखिए PARENTAL पेरेंटल जनरेशन की स्पेलिंग लिख लीजिए आप GENERATION, जनरेशन। अब देखिए ये जनक पीढ़ी होती क्या है। हम जानते हैं कि नई संतति प्राप्त करने के लिए या नई संतति उत्पन्न करने के लिए या एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में भेजने के लिए क्या करना आवश्यक होता है, पौधों का संकरण करवाया जाता है या संकरण करवाना आवश्यक होता है। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी। तो लिखिए आप कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी कहा जाता है। अगली हेडिंग लगाइए आप, आपने लिखा था एक F1 पीढ़ी। अगर आप F1 पीढ़ी के बारे में लिखेंगे तो आपको बता दिया कि जनकों के संकरण से प्राप्त जो प्रथम पीढ़ी होती है वो क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी। तो लिखिए जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी कहा जाता है। इसके आगे आप हेडिंग लगा लीजिए F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी। अगर F2 पीढ़ी के बारे में बात करें तो F1 पीढ़ी के संकरण यानी कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई अगर उसका संकरण करवाया जाए तो उसके संकरण से प्राप्त जो पीढ़ी होती है वो होती है F2 पीढ़ी। तो लिखिए F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहा जाता है। ये तो होगी आपकी जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। अब अगर हम बात करें अनुपात के बारे में तो पहला आता है आपका एक संकर अनुपात, दूसरा आता है आपका द्विसंकर अनुपात यानी कि मोनोहाइब्रिड रेशन और डाइहाइब्रिड रेशन। तो पहली हेडिंग लगाइए आप एक संकर अनुपात।
एक संकर अनुपात। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहे तो आप स्पेलिंग लिख लीजिए MONOHYBRID मोनोहाइब्रिड रेशन RATIO लिख लिया। अब ये क्या होता है कि एक संकर से प्राप्त जो अनुपात को, यानी कि एक संकर संकरण से जो प्राप्त होता है, अनुपात प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है एक संकर अनुपात। और द्विसंकर यानी कि द्विसंकर संकरण से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, द्विसंकर अनुपात। तो लिखिए कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहा जाता है। दूसरी हेडिंग लिखिए आप, द्विसंकर संकर अनुपात। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो डाई हाइब्रिड रेशन। स्पेलिंग लिख लीजिए DIHYBRID RATIO लिख लिया। ये इसमें लिखिए कि द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। आज पार्ट 2 यानी कि आनुवांशिकी शब्दावली इस लास्ट टॉपिक के साथ समाप्त होती है। कल के पार्ट 3 में हम मेंडल के वंशागति नियम में मुख्य रूप से प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, उसके बाद है आपका स्वतंत्र अफ्यून का नियम, उसके बाद है आपका जो संकरण विधि और जो मेंडल के वंशागति के जो नियमों का महत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।